नगर निगम हेरिटेज की तत्कालीन मेयर मुनीश गुर्जर को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मुनीश गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अनूप ढंड ने आदेश दिए हैं। अपने तीसरे निलंबन को चुनौती दी थी। मुनीश ने रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने मुनीश को निलंबित किया था। 13 माह के कार्यकाल में गुर्जर को किया गया है तीसरी बार निलंबित। पूर्व में 2 बार मुनीश को अदालत से राहत मिली थी। तो देखिए, मुनीश की याचिका को खारिज कर दिया, एक बार फिर राहत नहीं मिली है। 13 माह के कार्यकाल में गुर्जर को तीसरी बार निलंबित यहां पर किया गया है। पूर्व में 2 बार मुनीश को अदालत से राहत मिली थी। नगर निगम हेरिटेज की तत्कालीन मेयर मुनीश गुर्जर को फिलहाल राहत नहीं मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। दोपहर 2:30 बजे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने एसआईटी और एसओजी चेयरमैन को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था। आज कोर्ट में उपस्थित रह सकते हैं एडीजी वीके सिंह। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में आज सुनवाई होनी है। फिर से कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर आज फिर से सुनवाई होनी है कोर्ट में। इधर आरपीएससी की ओर से एडवोकेट आज भी अपना पक्ष रखेंगे। तो जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है। लगातार ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर पहले भी सुनवाई हो चुकी है। आज फिर से एक बार जो है सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर होंगी कि आखिरकार जो है जो सुनवाई चल रही है क्या कोई फैसला संभव है, और इसको लेकर सभी इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले को लेकर। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर करेगा सुनवाई। जी हां, कल प्रकरण में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के आरोपी की तरफ से दायर याचिका और फिल्म के निर्माता निर्देशक की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा फिल्म रिलीज पर रोक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के लिए आश्वस्त किया था। तो देखिए, उदयपुर फिल्म को लेकर जो है उदयपुर फाइल्स जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के लिए आश्वस्त किया था। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। महारानी महाविद्यालय के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता भी महाविद्यालय के बाहर मौजूद है। धरोहर बचाओ समिति की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। धरोहर बचाओ समिति की ओर से ये आयोजन किया गया है। महारानी महाविद्यालय के बाहर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, महारानी महाविद्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए पूनम, आपको बता दें पिछले दिनों जो राजस्थान महारानी महाविद्यालय है वहां पर 3 मजारों का मामला जो है काफी गरमाया था। और जो धरोहर बचाओ समिति है उनके प्रमुख के द्वारा ये कहा गया कि इस पूरे मामले में गलत तरीके से जो है मजार बनाई गई। उसी के विरोध में आज जो है हनुमान चालीसा का जो ये पाठ है वो राजस्थान महाविद्यालय के बाहर किया जा रहा है। और जो ये प्रदर्शनकारी हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ ये कर रहे हैं उनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुचित तरीके से जो है इन मजारों को बनाया गया है। तो पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरा मामला गरमाया था और उसके बाद अब इस मजार को हटाने की मांग की जा रही है। ऐसे में विरोध के रूप में आज जो महारानी महाविद्यालय है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सुबह से ही जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी जो है जाब्ता वहां पर अभी तैनात। पूनम, बिल्कुल।
शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, जहां एक तरफ लोग जो है सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस जाब्ता भी मौजूद है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई अपरिस्थिति यहां पर ना बने। तो अपनी मांगों को लेकर जो है इनकी तरफ से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। धरोहर बचाओ समिति ये आयोजन कर रही है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अलवर के खेड़ली से खबर आपको बता रहे हैं, सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। खेड़ली से सोखर जाने वाले मार्ग पर जल भराव हुआ था। जल भराव की समस्या को प्रमुखता से सच बेधड़क की टीम ने उठाया था। खबर चलने के बाद विधायक रमेश खिंची ने समस्या के समाधान के निर्देश दिए। लोगों ने सच बेधड़क की खबर का आभार भी जताया है। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अनदेखी के प्रति रोष व्याप्त है। तो देखिए, सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है और जिस प्रकार से इस खबर के चलने के बाद प्रशासन और तमाम अधिकारी हरकत में आए, इसके बाद लोगों ने भी सच बेधड़क की टीम का आभार जताया और जो लोग परेशान हो रहे थे कहीं ना कहीं उससे अब लोगों को यहाँ पर निजात मिलती हुई नजर आ रही है। खेड़ली से सोखर जाने वाले मार्ग पर जल भराव था, जिसके कारण लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लोग प्रतिदिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा में बारिश का असर, स्वामी विवेकानंद स्कूल की दीवार ढह गई है। दीवार के पास खड़ी कार चपेट में आ गई है। मौके पर टला हादसा। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, कई जगह जो है भारी बारिश के चलते अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई बड़े हादसे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ एक हादसा टला है। कोटा में बारिश का असर जरूर देखने को मिला है, क्योंकि स्कूल जो है स्वामी विवेकानंद स्कूल की दीवार ढह गई और इस दीवार के ढहने से जो वहाँ पर कार खड़ी हुई थी वो भी उसकी चपेट में आई, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। एक जो है गनीमत रही कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात सवाई माधोपुर की, जहां बौली में निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मजदूरी नहीं देने को लेकर मजदूरों ने उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी की। इसके साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने खान मालिक पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा पर तय की गई मजदूरी न देने का आरोप लगाया। बकाया मजदूरी मांगने पर और विरोध करने पर मालिक द्वारा धमकाने का आरोप भी लगाया गया। मजदूरों ने उपखंड अधिकारी से उचित कार्रवाई कर मजदूरी दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि निवाई के पूर्व एमएलए प्रशांत बैरवा की बड़गांव भेड़ोली में पत्थरों की खदानें संचालित हैं। खदानों पर काम करने वाले मजदूरों का खदान मालिक प्रशांत बैरवा ने मजदूरी का 1.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया, जिससे गरीब मजदूर आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। प्रशांत बैरवा कम से कम गरीब लोगों के 2.5 करोड़ की लेनदानी बकाया है। इन गरीब लोगों का पैसा नहीं दे रहा, सब लोग परेशान है। गरीब लोगों का पैसा खाने की वजह से आज ज्ञापन देना पड़ा। सब गरीब लोग परेशान है, किसी की गरीब लोगों की मजदूरी खा गया। एसडीएम साहब से क्या मांग है? गरीब लोगों को पैसा दिलाना, हम गरीब लोगों का पैसा मिले। मजदूरी का पैसा नहीं आ रहा, पेट्रोल डीजल का पैसा नहीं आ रहा, पेट्रोल डीजल पंपों का पैसा खा गया। चलिए बढ़ेंगे आगे, खबर कोटा के रामगंज मंडी से, जहां दरा रेलवे स्टेशन पर भालू की मौत हो गई, जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर ने वन विभाग के रेंजर को दी। वन कर्मियों ने रेंजर के साथ भालू को डाउन लाइन से रेस्क्यू करने का अभियान चलाकर भालू को रेस्क्यू किया, लेकिन ज्यादा चोट आने से भालू की मौत हो गई और 3 डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाया गया। जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। किसी भी तरह की आपदा के प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जल भराव क्षेत्रों का जायजा लिया है। आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर गौरव सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी शहर के अलग अलग इलाकों में निरीक्षण कर रहे हैं। जल भराव के क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं अधिकारी। तो देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन जो है नज़र बनाए हुए है, मौके पर जाकर जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। जिस तरीके से लगातार राजधानी में भी बारिश का दौर जारी है, तमाम इलाकों में जो है कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जल भराव की स्थिति भी बन रही है और ऐसे में अधिकारी भी मुस्तैद हैं। मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है।
जो लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरीके की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, निरीक्षण करते हुए अधिकारी जो हैं तमाम इलाकों का इस दौरान नजर भी आ रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जायजा लिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं। एसीबी का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस समारोह आज मुख्यमंत्री बैरवा जी, अजीत सिंह जी, बीएल सोनी जी, रवि मेहरा जी, हेमंत प्रियदर्शी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ विजय जैन साहब, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रवि शर्मा जी, हमारे वर्तमान डायरेक्टर जनरल संजय अग्रवाल, गोविंद गुप्ता जी, अनिल पालीवाल, आनंद श्रीवास्तव, अशोक राठौर, मालिनी अग्रवाल, समस्त एडीजीज, आईजीज, सीनियर ऑफिसर्स, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, सीएम विजिलेंस के श्री गौरव श्रीवास्तव, मीडिया के समस्त साथीगण, आरपीएस, आईपीएस प्रोबेशनर्स, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके सभी ऑफिसर्स को और एडिशनल डीजी स्मिता श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आज के अवसर पर। इसलिए बधाई देता हूं कि इस परंपरा को आपने बनाए रखा जो गत वर्ष से प्रारंभ हुई थी स्थापना दिवस मनाने की। जैसा मुझे बताया गया कि इसकी नींव भी राजीव शर्मा जी जो अभी डीजीपी हैं, जब वो पिछले साल अप्रैल तक डीजी एसीबी थे, उनका ये आइडिया था कि स्थापना दिवस एसीबी का मनाना चाहिए। तो जब तक खैर जुलाई में स्थापना दिवस मना तब तक वो भारत सरकार जा चुके थे डेपुटेशन पे, लेकिन ये एक अच्छी परंपरा व्यवस्था स्टेट में सेट हो गई है और आशा करते हैं आगे भी बरकरार रहेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के युग से प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज तब से ही प्रचलन में रहा है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी भी डेवलप हो। जो गलत करें उनमें ये भय हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो अच्छा करें उनको सम्मान होना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि भाई आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिसमें इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता लाने के अनेक प्रयास किए। हमारे कार्य प्रणाली में हम कितना गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कितनी पारदर्शिता लाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ी जो एक जड़ है वो है हमारा निर्णयों को लंबित रखना। तो डिजिटल फाइल प्रणाली जो एडीजी ने अपने इनॉग्रेशन एड्रेस में भी कही, हमने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हर स्तर पर फाइल डिस्पोजल की गति में काफी तेजी आई है। जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उनके स्तर पे जो करीब 1.25 साल पहले करीब 25-26 घंटे औसतन एक फाइल के डिस्पोजल में लगता था, आज वो 2 से 2.5 घंटे का एवरेज हो गया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, जहां 30 से 35 घंटे एक फाइल के डिस्पोजल पे एवरेज है, ये हो सकता है कोई फाइल 1 घंटे में होती हो, कोई 1 हफ्ते में होती हो। एवरेज जो 30-35 घंटे था आज घट के 1.5 से 2 घंटे हो गया। खुद का मैंने अपनी एनालिटिक्स में देख रहा था, जब से प्रणाली शुरू हुई स्वयं की मेरे स्तर पर 12,767 फाइलें मेरे द्वारा की गई है। एवरेज है 1 घंटा 34 मिनट। और
यदि गत माह की देखें, हमारे एनालिटिक्स हमारे फोन पे रहता है सब अधिकारियों के। गत माह मतलब जून 2025 में मेरे पास 733 फाइलें आई। औसत निस्तारण समय रहा मात्र 24 मिनट। तो जब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हुए, अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए, अगर मेरा औसत समय 24 मिनट आ सकता है, या ये तो मैंने काफी सुधार किया। 12,000 फाइलों में भी औसत 1 घंटा 34 मिनट आ रहा है। धीरे धीरे करके समय कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हर स्तर पे सुधार हो सकता है। एसीबी के स्तर पे भी ई फाइल्स हम किस हद तक अपना रहे हैं। बाकी हमारे सरकारी विभागों में काफी हद तक अब ई फाइलें हो गई हैं। हमारे यहाँ कुछ अभी भी ऐसी फाइल है, मेरे पास जो फाइल मैंने की उसके अलावा मोटी मोटी कार्मिक विभाग की जांच की फाइलें आती हैं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आती हैं, 17A की आती हैं, वो अभी भी हम फिजिकल हो रही है। उसको भी हम चाहते हैं कि ई फाइल हो जाए, लेकिन उसमें इतने ज्यादा कागज पढ़ने होते हैं और इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाती हैं। कुछ तो फाइलें इतनी होती हैं कि शायद उनका वजन ही 10 किलो से ज्यादा होता हो, एक बार में एक फाइल भी उठाना मुश्किल रहता है। तो वो उनको भी अब हम परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि अभी जो 90-95% फाइल ई फाइल है, फिजिकल फाइल भी हमारी ई फाइल में कन्वर्ट हो जाए। एक एक फाइल पे दर्ज हो जाए कि कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड किसके यहाँ पेंडिंग रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक कदम है, और ऑब्जेक्टिविटी आती है हमारा, हम कितना चीजों को सिंप्लीफाई, सरलीकरण करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कुछ समय पहले फैसले लिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स के। जो हमारे जो अर्बन बॉडीज हैं, निकाय, जेडीए, निगम वगैरह, और यूआईटीज, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा का कोई फाइल होती थी, वो राज्य सरकार पे आती थी। अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका नक्शा पास होना, अगर 30 मीटर तक की बिल्डिंग है तो नक्शा स्थानीय स्तर पे पास होगा, 31 मीटर होते ही वो किसी और स्तर पे आएगी। तो इस सब में सरलीकरण किया है, लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज करके उनको अधिक पावर दी है। क्योंकि जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितनी वहां पर मॉनिटरिंग होगी, नजर रखी जाएगी, उतनी जो अनियमितताएं हैं उनके चांसेस कम होंगे। तो डेलीगेशन ऑफ पावर निरंतर, मैंने तो एक उदाहरण दिया, हर विभाग में इसके प्रयास हो रहे हैं अलग अलग स्तरों पे। बहुत से सिस्टम्स को डिजिटल बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे व्यक्ति से इंटरफेस मिनिमाइज हो जाए। इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, आप सबकी जानकारी है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो असेसमेंट फिजिकली होता था, इनकम टैक्स ऑफिसर या इंस्पेक्टर देखते थे, मर्जी आए जिसके असेसमेंट में कमियां निकाल देते थे। पिछले कुछ सालों से बिल्कुल फेसलेस हो गया है, कंप्यूटर रैंडमली कुछ रिटर्न्स पिकअप करता है, उसकी एनालिसिस होती है, ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया है। हमारे यहाँ भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जेडीए में सिंगल विंडो सिस्टम है, सिटीजन केयर सेंटर CCC, वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, इंसान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो एप्लीकेशन देते हैं, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो अनुमति है, जो पट्टा है, वो उनको मिल जाता है, CCC में आके काउंटर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम जितनी सुदृढ़ करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम करेंगे, जब किसी को पता नहीं रहेगा कि उसका मामला कहां पर है, बैकएंड की प्रोसेसिंग पूरी हमारी पोर्टल पे होगी या कंप्यूटर से होगी, तो निश्चित रूप से अनियमितताओं की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स बहुत आवश्यक है। एसीबी को भी देखना है कि सबके साथ फेयर कार्रवाई हो, जो गलत है सही को सही में उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो सही लोग हैं ये ना हो कि किसी कारणवश वो भी फंस जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तभी संस्था की क्रेडिबिलिटी और बेहतर होगी। आउटरीच, हेल्पलाइन, प्रचार में काफी अच्छा काम किया गया है। खुद भी हमारे अंदर झांक के देखना होगा, एसीबी के खुद के जो स्टाफ है वो उनपे भी वही शुचिता के मापदंड लगने चाहिए। अभी रिसेंटली कुछ खबरें आई थी जो डिस्टर्बिंग है, एसीबी के ऑफिसर्स खुद कुछ ऐसी बातें आई, आप सबको मालूम है, मीडिया में आई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इस तरह की कहीं
कोई कोजी रिलेशनशिप्स तो डेवलप नहीं हो रही है कि हम आंख बंद करने के लिए या कुछ चीज को नजरअंदाज करने के लिए हम कुछ अनलॉफुल गेम्स चाहते हैं। तो इन चीजों पे भी नजर रखनी पड़ेगी। बाकी हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। पुनः इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि जो सरकार की मंशा है, एक जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन